नमस्कार दोस्तों। एसएससी के साथ कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एसएससी वो अथॉरिटी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के देश के लिए जो आज के युवा हैं, जो एकदम एनर्जेटिक माइंड है, जो इनोवेटिव माइंड है, उनको भेजता है अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंदर ताकि वो देश के विकास के अंदर सहयोग कर पाएँ और हमारे देश को बहुत जल्दी से आगे लेकर के जाएँ। लेकिन एसएससी यहाँ पर खुद ही खरा नहीं उतर रहा है, जो उसका काम है, जो उससे एक्सपेक्टेड है, वो ही ढंग से नहीं कर पा रहा है। एसएससी जेईई 2024 का जो एग्ज़ाम है, ये एक बहुत ही बुरा एग्ज़ाम्पल है ये बताने के लिए कि एसएससी कितना सीरियस है अपने इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। एसएससी जेईई 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। इसका जो करेक्टेड आंसर की है या फिर ये कह लीजिए रिवाइज़्ड आंसर की है, वो आया है। बेटर वर्ड होगा रिवाइज़्ड यूज़ करना कि उन्होंने अपनी रिवाइज़्ड आंसर की दी है। प्रीवियस आंसर की और इस आंसर की को कंपेयर करके पता लगता है कि इस पेपर में 16 सवाल गलत हैं, 16 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 गलत हैं, जिसमें मार्क्स टू ऑल कर दिया गया कि सभी को नंबर दे दिए गए हैं इसमें। इशू नंबर 1 एसएससी के साथ है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग प्रोसेस है वो टाइमली नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। हमारे देश के अंदर जहाँ इलेक्शंस के रिज़ल्ट जिसमें करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो कैलकुलेट कर दिया जाता है कुछ घंटों के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक कंप्यूटर के ऊपर दिया हुआ एग्ज़ाम जिसको कंप्यूटर ही इवैल्यूएट करेगा, कंप्यूटर ही रिज़ल्ट देगा, उसको महीनों-महीनों लग जाते हैं आ जाने में। ये डिले वो क्यों करते हैं? शायद वही जानते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको टाइमली क्यों नहीं करवाया जाता, एक फिक्स्ड स्केड्यूल क्यों नहीं रखा जाता? कहने को एक एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया जाता है लेकिन वो एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब पेपर होगा, फिर पेपर 1 का रिज़ल्ट, फिर पेपर 2 कब, उसका कब रिज़ल्ट, वो पहले से कभी निश्चित होता ही नहीं है और वो भी टेंटेटिव ही होता है। तो आप एक फिक्स्ड मंथ क्यों नहीं रख लेते हैं मही 1 साल में कि हाँ, इस मंथ में हमारा पेपर 1 हुआ करेगा, फिर इस डेट तक रिज़ल्ट आएगा, फिर इस डेट तक पेपर 2 एंड इस डेट तक इसका रिज़ल्ट एंड इस डेट तक जॉइनिंग करवा देंगे हम विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स को भी बेटर क्लैरिटी मिलेगी, वो अपना फ्यूचर आने वाले 1 साल, 2 साल प्लान कर पाएँगे। तो ये जो डिलेज़ हैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स के अंदर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, इनके ऊपर एसएससी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। अगर हम देखें एग्ज़ाम के नाम से एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि एसएससी जेईई 2025 स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि जो 2025 में हो रहा है, लेकिन ये होगा कब 2025 के अक्टूबर में पेपर 1 होगा, फिर इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर पेपर 2, फिर उसका रिज़ल्ट, फिर उनकी रिवाइज़्ड आंसर कीज़ आती रहेंगी, फिर उसके बाद जा कर के जॉइनिंग, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जॉइनिंग। तो जिस साल का ये नोटिफ़िकेशन निकालते हैं, एग्ज़ाम का जो नाम रखते हैं, वो उस साल में तो आज तक इनसे हो नहीं पाया। सो दिस इज़ द फर्स्ट इश्यू। सेकंड इश्यू के ऊपर अगर हम चलें, तो ये प्रॉपर वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी नहीं देते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी करके ये बता देते हैं, लेकिन जब डिपार्टमेंट का काम ही है स्टाफ को रिक्रूट करना, तो आप पहले से डिपार्टमेंट से क्यों नहीं सिंक में रहते हैं? क्यों उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं कि हाँ जी, आपकी कितनी वैकेंसीज़ एज़ ऑफ नाउ है? नेक्स्ट ईयर कितने लोग रिटायर हो रहे हैं? आपके पास एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या जो चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है? आप ये सब एनालिसिस करके क्यों बेटर एक आइडिया नहीं प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आने वाले इस साल में इतनी-इतनी वैकेंसीज़ लगभग होंगी। एग्जैक्ट काउंट नहीं तो टेंटेटिव ही आप प्रोवाइड कर दीजिए जिससे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी तो मिले कि वो आने वाले समय के लिए तैयारी करें या ना करें। अपने जीवन का एकदम बहुमूल्य समय जब वो एकदम जवान हैं, जब एकदम एनर्जेटिक हैं वो कुछ और भी इनोवेटिव कर सकते हैं। वो उस समय एसएससी को चुनते हैं कि हमें एसएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एसएससी के पास खुद के पास ही क्लैरिटी नहीं है उस काम की जो करने के लिए वो डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो आप ये जानकारियाँ पहले से क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्लान कर पाए कि हाँ जी, मुझे एग्ज़ाम देना भी है या नहीं देना है, कि अगर इतनी वैकेंसी आ रही हैं, कम आ रही हैं तो वो नहीं देगा, ज़्यादा आ रही हैं तो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इशू एसएससी के साथ है कि वो सिलेबस को प्रॉपर्ली डिफाइन करके नहीं बताता है। जैसे एसएससी जेईई का जो पेपर 1 है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए गए हैं। अब सब्जेक्ट के नाम्स लिख दिए, अगर आप थोड़ा कष्ट कर दें, उनको थोड़ा डिटेल में टॉपिक्स भी बताएं कि हाँ, ये टॉपिक इस सब्जेक्ट से हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप इतना कष्ट भी क्यों कर रहे हैं कि सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए? आप वहाँ लिख दीजिए कुछ भी, कि कुछ भी के अंदर आप कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसा एग्ज़ाम का लेवल है, जैसा जिस पोस्ट के लिए आप रिक्रूट कर रहे हैं, आप उस पोस्ट के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस का लेवल रखिए। कहीं-कहीं तो एसएससी के अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के भी क्वेश्चंस डाल दिए जा रहे हैं।
आप टाइमिंग्स तो देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो देखिए, आप लेवल तो देखिए, और जो आगे जा कर के वो कैंडिडेट काम करेगा डिपार्टमेंट में, वो क्या काम होगा, उसके रिलेवेंट आप क्वेश्चंस डालिए। रादर देन दैट आप क्वेश्चंस कहीं से भी चल रहे हैं, जो पुरानी किताबें जो कुछ-कुछ 15-15, 20-20 साल पहले भी लिखी गई थी, उन्हीं किताबों को रेफ़रेंस मान करके उन्हीं से क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। चाहे वो मेथड्स, वो टेक्नोलॉजीज़ आज यूज़ भी हो रही हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? किताब उठाई और छाप दो पेपर उसमें से। तो सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी उसी के रिलेवेंट होना चाहिए। इश्यू नंबर 4 कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने एग्ज़ाम जैसे इस साल के नोटिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है कि वो अगस्त के अंदर आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो जून जुलाई के अंदर ग्रेजुएट कर जाएंगे, उनका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उन्हें 1 साल का वेट क्यों करवाया जाए? उनकी डिग्रीज़ आने में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो डिग्री के ऊपर जो डेट होती है, वो डेट अगर आपके नोटिफ़िकेशन के बाद की हुई, तो फिर वो वंचित रह जाएँगे, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएँगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सीरियस हैं, जो अपने कॉलेज के दौरान ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। वो सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा लेने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। एक हुआ ज़रूर बना दिया गया कि हाँ जी, इंजीनियरिंग वाले क्या कर रहे हैं, बस एक डिग्री लेकर के आ रहे हैं। वो कुछ ही लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे ईमानदारी से पढ़ते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, तो जब वो ग्रेजुएट हो जाएँगे तो दे विल बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम और वो अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं और ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं बहुत सारे। लेकिन सिर्फ़ आपने लिख दिया कि जी हमारे नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ये जो लास्ट डेट है या ये कट ऑफ डेट है तब तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री भले ही उससे 1 महीने बाद ही आ गई, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसा रख दीजिए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा तब तक आपके पास कोई ना कोई प्रूफ़ होना चाहिए कि हाँ जी, आप फाइनल ईयर पास आउट कर चुके हैं। डिग्री थोड़ा आगे पीछे भी आएगी तो मैनेज हो जाएगा। यू शुड प्रोड्यूस सम प्रूफ, चाहे वो रिजल्ट के फॉर्म में हो या फिर अगर आप डेट भी वो दे देंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो कट ऑफ डेट भी अगर आप दे देते हैं तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। सो फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी एक यहाँ पर इशू है। इशू नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो जब कोई कैंडिडेट ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा होता है, तो कभी उसका कीबोर्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा, कभी माउस नहीं चल रहा है, कभी उसका मॉनिटर, कभी पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया है, ये सब इश्यूज़ आते हैं। तो आप ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं कि जो लैब सेलेक्ट की जा रही हैं वो एकदम उच्चतम लेवल की हों, एकदम बेस्ट कैटेगरी की हों। आप कैंडिडेट से तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की फ़ीस ले रहे हैं और उसे अच्छी सुविधा ही नहीं मिल पा रही, अच्छा सिस्टम ही नहीं मिल पा रहा। एग्ज़ाम का प्रेशर कितना होता है ये तो आप समझ ही नहीं सकते हैं। आपको एग्ज़ाम बनाना है, आपको पेपर बनाना है, आपके पास सारे रिसोर्सेज़ सामने रखे होते हैं, लेकिन उन्हीं सब रिसोर्सेज़ को कैंडिडेट पढ़ के अपने दिमाग में लेकर के चल रहा है, वो प्रेशर लेकर के चल रहा है, वो सारी उम्मीदें अपने परिवार की, वो सारे सपने लेकर के चल रहा है और अंत में जाके पता लगा कि जब वो सब कुछ सारी मेहनत करके उस मेहनत को लिख कर आने वाला है एग्ज़ाम में, उसका सिस्टम ही नहीं चल रहा। आप समझिए कि उसका जो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, वो किस लेवल पर होता है, उससे फिर अब जो वो पेपर अटेम्प्ट करेगा उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर, ये भी एक इशू है। नेक्स्ट इशू की अगर हम बात करें, तो वो है इनकरेक्ट क्वेश्चंस। एसएससी जेईई 2024 पेपर 2 16 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 इनकरेक्ट थे। उन स्टूडेंट्स की क्या गलती जो सब पढ़ करके गए थे? उन स्टूडेंट्स की क्या गलती जो 16 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, एसएससी ने गलत बताए, एसएससी ने वो गलत तरह से क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दिए। उन स्टूडेंट्स की क्या गलती जो वो 16 क्वेश्चन से रिलेवेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ करके गए थे, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके गए थे। कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैंडिडेट ने जो ऑप्शन सही बन सकता था वो चूज़ किया, लेकिन उस क्वेश्चन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण या अदर ऑप्शंस गलत होने के कारण या कुछ भी गड़बड़ होने के कारण मार्क्स टू ऑल कर दिए गए। तो फिर उन स्टूडेंट्स के साथ तो अन्याय हो गया जो सब पढ़ करके गया था। जो नहीं पढ़ के गया था उसे भी मार्क्स मिले उसके, जो पढ़ करके गया था उसे भी मिले उसके। तो जो 100 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया सेट किया गया था, उसमें से 16 ही जब गलत हो जाएँ, इतना मेजर 16% ऑफ द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, तो फिर क्या ही क्रेडिबिलिटी है ऐसे एग्ज़ाम की। इशू नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो इशू नंबर 7 है डायग्राम इतने बुरे, स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा, मतलब इतने ख़राब डायग्राम, और डायग्राम एसएससी खुद तो बनाने की मेहनत कर ही नहीं रहा है। सिर्फ फ़ोटो खींचा रही है, फ़ोटो खींच रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, बुक से, किताब से, बेशर्मी से, किसी और की मेहनत, किसी और की छापी हुई किताब, बेशर्मी से फ़ोटो ले करके, स्कैन करके, वही एज़ इट इज़ डाल रहे हैं और स्कैन भी ढंग से नहीं हो पा रहा है इनसे, इतना बुरा स्कैन। क्या आप एक डायग्राम नहीं बना सकते? आपके घर में जो स्कूल जाते बच्चे हैं,
5वीं कक्षा का भी छात्र उठा लेना, वो भी कंप्यूटर के अंदर पेंट जैसे एक सिंपल से टूल के अंदर आपसे अधिक बढ़िया डायग्राम बना देगा। क्या आप प्रॉपर डायग्राम्स नहीं बनवा सकते कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम देते वक्त समझ में आ जाए कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, क्या दिया हुआ है इसमें, क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें। स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हैं। स्कूल में मैम कहा करती थी कि ये जो बच्चे हैं, ये जो इतनी मिस्टेक्स करते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ये कल को क्या करेंगे, क्या बन पाएंगे। तो मैं मैम को बताना चाह रहा हूँ, ऐसे लोग एसएससी तक पहुँच चुके हैं, वहाँ पर वो क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, बचपन से सुधरे नहीं हैं अभी तक भी वो। नेक्स्ट इशू नंबर 8, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कि जो नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला यूज़ करते हैं, क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, किस बेसिस पे कितने मार्क्स बढ़ा दिए या घटा दिए, ये सब क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया जाता है। ये जो मार्क्स बढ़ाना या घटाना है, नॉर्मलाइजेशन है, इसका एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। कि नॉर्मलाइजेशन क्यों ही करवाना, कि आप सिंगल शिफ्ट के अंदर सारे एग्ज़ाम्स लीजिए। आप नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वही हटाइए। कि नॉर्मलाइजेशन में किसी न किसी बेसिस के ऊपर किसी न किसी स्टूडेंट के साथ तो इनजस्टिस हो ही जाता है। तो आपको वो हर लास्ट कैंडिडेट के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसे भी हटाना है। तो जो कट ऑफ का ओवरऑल प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एसएससी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता है किसी भी फॉर्म के अंदर, तो ये भी गलत है। पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या थे, अगर आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज करनी, वी अंडरस्टैंड दैट कि आप नाम मत डिस्क्लोज कीजिए, पेरेंट्स नेम मत डिस्क्लोज कीजिए, आप एक ऐसा फिगर यूज़ कर लीजिए, आप रोल नंबर यूज़ कर लीजिए, या कोई भी एक नंबर यूज़ कर लीजिए आइडेंटिटी का, कि हाँ जी इतने नंबर का ये कैंडिडेट था, इसके पहले मार्क्स इतने, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने, इस बेसिस पे हमने ये क्राइटेरिया अप्लाई किया। इशू नंबर 9 पे आते हैं, अनफेयर इवैल्यूएशन और आंसर की के जो इश्यूज़ हैं। अनफेयर इवैल्यूएशन, जैसा अभी हमने कहा कि वो 16 क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर मार्क्स टू ऑल कर दिए गए, तो जो सब पढ़ करके गया था उसके साथ अन्याय क्यों। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एकदम मार्जिन के पास जा कर के रुक चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उन 16 क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन सही से दिए होते, वो आराम से उन्हें अटेम्प्ट करते और वो दूसरे कैंडिडेट से आगे जाते या खुद सेलेक्ट हो जाते। मुझे यहाँ पर आपत्ति नहीं है किसी से जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो चयनित हो चुके हैं। मैं सभी के लिए खुश हूँ जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिटेल्स शेयर की कि हाँ जी उनका सिलेक्शन हुआ। हमने बहुत प्यार से, बहुत आराम से उनके साथ उनकी खुशी में पार्टिसिपेट किया, कंग्रेचुलेट किया। लेकिन हमारा यहाँ पर ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो डिज़र्विंग है, जो और वो भी आ सकते थे यहाँ पर, वो क्यों नहीं आए, उनके लिए भी तो हमें बात करनी होगी। हमारी जो सेलेक्ट हो गए हैं उनसे दुश्मनी थोड़ी ना है। हम तो ये कह रहे हैं जो डिज़र्व करे वो आगे जाए, एकदम फेयर प्रोसेस होना चाहिए। हमारी तो बात एसएससी से चल रही है। सो अनफेयर इवैल्यूएशन या जो आंसर की के जो इश्यूज़ हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, या फिर आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो तो यही है कि 16 क्वेश्चंस गलत हुए, मार्क्स टू ऑल दे दिए गए। एसएससी ने अपनी तरफ से जो नोटिस दिया आज, वो सिर्फ इतना दिया कि हाँ जी हमने फाइनल आंसर की डाल दी है और इसको आप एक्सेस कर सकते हो, 5 मार्च तक एक्सेस कर सकते हो। मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और आप लॉग इन करके वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा कहीं एक लाइन, बड़ी ही बेशर्मी से ये नोटिस दे दिया, एक लाइन इन्हें शर्म तक नहीं आई कि हम एक लाइन तो लिख दें कि वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, कि हमसे 16 क्वेश्चंस गलत हो गए, हम फ्यूचर में उन क्वेश्चंस को लेकर के क्या करेंगे, आगे ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे। कहीं एक लाइन आपने कैंडिडेट्स को बोली, कहीं कोई कम्युनिकेशन देने की कोशिश की? नहीं। नेक्स्ट इशू एसएससी के साथ है कि उनके कान नहीं हैं। उनके कान हैं लेकिन वो वाले हैं जो कोर्ट से आवाज़ आती है, कोर्ट से जो फटकार आती है उन्हें सिर्फ वो सुनाई देती है। उन्हें आराम से जो रिक्वेस्ट की हुई होती है वो सुनाई ही नहीं देती है। कोई प्रॉपर इनका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है, कोई भी हेल्प डेस्क सपोर्ट प्रॉपर नहीं है। कहने को इन्होंने ईमेल्स दे रखे हैं, अगर कोई कैंडिडेट अपना इशू, जेन्युइन इश्यूज जो हैं वो भेज रहा है, उनके ऊपर कोई काम नहीं होता, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। जब तक कैंडिडेट परेशान होकर के कोर्ट ना चला जाए तब तक तो ये नहीं सुनते हैं। उसके बाद भी ये बेशर्मी से कोर्ट से फटकार सुन करके आ जाएंगे लेकिन इम्प्रूव नहीं करेंगे।
ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपके साथ अगर आपको लगता है कि जो भी आपके कंसर्न्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप नीचे दिया एक गूगल फॉर्म है, उसके अंदर अपने सारे इश्यूज़ को बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और उनके ऊपर आगे क्या काम करना है, कैसे आगे हम प्रोसीड करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आप साथ ही में एसएससी को ईमेल कीजिएगा, आप सब लोग जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, सब लोग, और जो आगे फ्यूचर में देने वाले हैं अब तक नहीं दिया, और इन सब इश्यूज़ के बारे में उनसे पूछिए, इस पर उनसे क्वेश्चन कीजिए कि ये इश्यूज़ क्यों हैं या कब रेक्टिफाई होंगे, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें क्या होगा, अभी जो हो चुका है उसमें क्या कोई और रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ एसएससी। तो आप एसएससी को ईमेल कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि मैंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, या बहुत सारे ऐसे होंगे कि मैं तो कट ऑफ के आसपास ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या मतलब, ठीक है मेरा तो वैसे भी नहीं होना था। वो कुछ ऐसे होंगे जो हो चुके हैं, वो वैसे भी मेल नहीं करेंगे। तो फ्यूचर के लिए सोचिए, जिन्हें फ्यूचर में एग्ज़ाम देना है डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे तो फिर ये आपके साथ भी होगा। आज आप अगर उनकी हेल्प नहीं करेंगे जिन्हें आज ज़रूरत है, तो फ्यूचर में आपकी कौन करेगा? कर्मा है ना, सब लौट करके तो आना ही है। तो आज अगर आप नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, आप नहीं हेल्प कर रहे हैं, तो फ्यूचर में कोई आपकी शायद नहीं करेगा। वो भी यही सोचेगा कि हम क्यों सरदर्दी लें, वाई शुड वी टेक ऑल द पेन। सो ट्वीट कर सकते हैं आप, मेल कर सकते हैं, और आपके जो इश्यूज़ हैं वो हमें गूगल फॉर्म के थ्रू आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।